हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका मित्र, आपका सहपाठी, आपके बीच फिर किए गए वादे को पूरा करने हाजिर हूँ। कल हम लोगों ने रीडिंग कम्प्रिहेंशन किया था ग्रामेटिकल स्किल के साथ। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आई होगी और आगे भी मैं इस तरह के रीडिंग कम्प्रिहेंशन के पैसेज लाता रहूँगा। जैसे कि उस दिन मैंने 6 सेंटेंस किए, उसके बाद वो जो सेंटेंस उसके बाद आने वाले हैं वो भी मैं करूँगा। मैंने 10th क्लास की एनसीईआरटी की, जैसा कि मैंने बताया था, वो बुक वहाँ पे प्रीफर किया था उसके सेंटेंसेस को, क्योंकि आप अगर किसी ऐसे के किसी बुक को करवाते हैं, किसी पब्लिकेशन के, तो उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि आप कॉपीराइट इशू आपके साथ हो सकता है और वो फिर बाद में परेशानी का सबब मेरे लिए बनेगा। तो मैंने एनसीईआरटी के बुक्स को उठाया, जो कि एक गवर्नमेंट की बुक है, वो वर्ल्ड ये नेशन वाइड चलती है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। और एक चीज़ और मैंने इसलिए उस चीज़ को उठाया था क्योंकि आप कम्प्रिहेंशन सीखने के साथ साथ आप एक तरह से एक चीज़ आप ख़त्म करते जा रहे हैं और आपके बुक का एक पोर्शन, एक स्टोरी वाइज जो है वो ख़त्म होते जा रहा है। तो एक मेरा वो भी करना था कि जब मैं बुक पढ़ाऊँ तो आपको वो चीज़ें समझ में आ ही रहे। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट उस क्वेश्चन किताब पढ़ूँ और उसके जो मेन आयाम है, जो थीम्स है उस चैप्टर के, उसको मैं आपके बीच रख सकूँ। तो अगर ग्रामर की बात करूँ तो स्टार्ट करना है, आज ग्रामर शुरू करूँगा मैं। और ग्रामर में जैसा कि मैंने उस दिन बताया भी था कि स्टार्ट अगर करूँ तो सबसे पहले तो अगर यहाँ लिखा जाए, तो अगर इंग्लिश की बात की जाए, तो अगर किसी से मैं पूछता हूँ या आप भी पूछते हैं कि आप इंग्लिश के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंग्लिश, इज इट अ सब्जेक्ट फॉर योर करिकुलम और ए लैंग्वेज। सब्जेक्ट फॉर योर करिकुलम से तात्पर्य है उसके ग्रामर और लिटरेचर का। क्योंकि यदि सब्जेक्ट ऑफ योर करिकुलम में पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं हम इंग्लिश में, उसके ग्रामर्स एक्सरसाइजेस कुछ, और उसके साथ उसकी कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएं, स्टोरीज, पोएट्रीज, नॉवेल्स, ड्रामाज, ये सब। अगर लैंग्वेज की बात करें तो एज अ लैंग्वेज ये मैं ये वर्ल्ड वाइड में सेकंड मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है, क्योंकि सबसे पहले चाइनीज़ मैंडरिन आता है, उसके बाद इंग्लिश आता है, उसके बाद शायद हिंदी का नंबर है थर्ड में। तो एज अ लैंग्वेज भी प्रीफर होता है। बहुत सारे कंट्रीज़ का ये मदर टंग भी है, कुछ लोगों के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज है, किसी का सेकंड लैंग्वेज है। तो वो सब यूज़ करने की चीज़ है, वो जब पढ़ेंगे हम लोग अगर बाद में कभी। स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक +2 की बिहार बोर्ड में एक किताब है, उसमें दिया हुआ है 11th और 12th करके सेक्शन वाइज दिया हुआ है। उसमें बताया गया है कि इंग्लिश का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहाँ तक पहुँचे। एक चीज़ तो मैं विशेषतर ही बताना चाहूँगा कि भाषाई स्तर पे जब हम बात करते हैं तो चीज़ें एकाएक हमारे सामने नहीं आती है, चीज़ों में विकास होता है, एक समय उसमें लगता है चीज़ों को यहाँ तक पहुँचने में। तो जैसा विकास की सीढ़ी है उसको हम लोग तय कर चुके हैं, तो हमको उसके डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। जो आज मॉडर्न ग्रामर जो कह रहा है उन चीज़ों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। तो इन चीज़ों को जब ग्रामर और लिटरेचर पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लें हम कि लैंग्वेज आखिर क्या होता है। लैंग्वेज, यदि भाषा की बात करें तो भाषा क्या होता है, तो किसी भी बच्चे से पूछोगे तो एग्जैक्ट डिफिनेशन तो नहीं दे पाएगा, तो बोलेगा कि सर, जैसे हम अपने अपने जो हमारे अंदर जो कुछ होता है, हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारी मनोदशा होती है, जो हमारी प्रकृति होती है, उसको अगर
बताना हो किसी को, सामने वाले को, तो वो लैंग्वेज होता है। और ही विल बी राइट, बिकॉज लैंग्वेज इज नथिंग बट ए मीडियम टू कन्वे योर थॉट, इमोशंस, इंटेलेक्ट्स, थॉट्स, आइडियाज etc। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसे मैं चाहूँ, मैं प्रयास करूँगा कि इसको लिख ही दूँ, तो इसको मैं मिटाता हूँ और लिख ही दूँगा। लैंग्वेज क्या है, तो आप लिख सकते हैं लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज। मैं वो पूरा चीज़ तो नहीं लिखूंगा, जो बेसिक एस्पेक्ट लिखा दूंगा। इट इज अ मीडियम टू कन्वे आवर थॉट्स, इमोशंस, intellects and ideas and many more things। मतलब कि यदि भाषा की बात करें तो भाषा क्या होता है, अगर कोई पूछे तो क्या बताएगा कि भाषा क्या है? एक माध्यम है जो क्या करता है, जो बतलाता है हमारे किसके थॉट्स को, विचार को, भावनाओं को, हमारे अंदर के छुपे हुए गुण को, इंटेलेक्ट को, और हमारे विचारों को, और बहुत सारी चीज़ें जो एक्सप्रेस करने योग्य हो, उन चीज़ों को भाषा बताती है। यदि इसके अलग अलग आयाम देखे जाएं, अगर आयाम की बात करें तो लैंग्वेज हमारे पास कितने रूप में आता है। एक तो हम लोग बोल रहे हैं, अभी जो मैं कर बोल रहा हूँ और जो लिख रहा हूँ, दो चीज़ें। एक अगर मैं बोलूँ तो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ language, 3 aspects of language. First one will be spoken, second will be written, and third will be symbolical. Third will be symbolical. एक चीज मैं देख लेता हूँ यहाँ दिखता है या नहीं दिखता है, क्योंकि फिर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है जब आपको दिखेगा ही नहीं। तो एक मिनट, सॉरी, वो सिंबॉलिकल नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ और अगले बार से नहीं लिखूंगा। और ये थर्ड वन यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंबॉलिकल। तो अगर बात की जाए एस्पेक्ट्स की, तो भाषा के आयामों की, तो स्पोकन, रिटन और सिंबॉलिकल। स्पोकन जैसे मैं बोल रहा हूँ तो स्पोकन हुआ, जो ये लिख रहा हूँ ये रिटन हुआ। और सिंबॉलिकल जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरे हाथ का मूवमेंट है, जो मेरा आई मूवमेंट है, जो मेरे सर का मूवमेंट है, और या बिना कुछ बोले खड़ा होना, स्तब्ध होना, चुप होना, और यदि उससे कुछ सामने वाले को सिंबल है तो वो एक लैंग्वेज का मीडियम है। वो कुछ लोग बोलते नहीं है, तुमको चेहरे देख के समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो ये तो न स्पोकन है, रिटन है, लेकिन सिंबॉलिकल है। तो जब हमारा इनिशियल फेज होता है तो हम सिंबॉलिकल ही यूज करते हैं। हम समझते हैं चीज़ों को, हाथ के मूवमेंट को समझते हैं, बोल नहीं पाते हैं, मुस्कुराते हैं बस चीज़ों को देखकर, फिर बोलते हैं। ये रिटर्न की प्रक्रिया जो है, लिखने की प्रक्रिया, जहाँ तक वर्तमान में है, अगर इतिहास की बात करूँ तो पता नहीं है कि पहले लिखा गया या पहले लिखना आया या बोलना आया लोगों को। क्योंकि बेसिक वो मैंने एक 10+2 में पढ़ा रखा था, ये बर्नार्ड रसल का एक है, आइडियाज दैट हैव रियल मैनकाइंड। तो वहाँ पे राइटर खुद बोलता है कि आई एम कन्फ्यूज्ड बिकॉज आई कैन नॉट डिसाइड इट दैट हु कम्स फर्स्ट, रिटन और स्पोकन। तो one cannot decide who is first, but what is first, sorry, but we have to study it. So spoken, written and symbolical. I am not going to talk about these 3 in whole detail, but simply you will write as a spoken or
रिटन और सिम्बॉलिकल, सिम्बॉलिकल और रिटन, रिटन ही देखता हूँ मैं पहले स्पोकन, फिर रिटन, फिर सिम्बॉलिकल। तो मेरे स्पोकन की बात की जाए तो मैं इसको मिटाता हूँ, लिख देता हूँ स्पोकन के लिए भी कुछ है, उसको आप चाहें तो रट सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी अगर नहीं पढ़ रहे हो, कभी पता नहीं हो, तो कॉपी में लिख भी सकते हैं। और अगर समझ चीज़ें आ जाए तो जरूरी नहीं है, मैं सबके लिए ऐसा नहीं, कुछ कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आए, या कुछ हैं जिनको समझ में आ जाए। तो जिनको समझ में आ जाए उनके लिए अच्छे है, जो उनको नहीं आता है वही से उतार सकते हैं। स्पोकन साउंड इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम of communication. Sound is the medium of communication and is a unit, and a unit of language, and a unit of language. इसके बाद एक टर्म और इसमें लिख सकते हैं कि फोनिम इज यूनिट ऑफ साउंड दैट डिफरेंस आर वर्ड, और ये एक दूसरे से मतलब नहीं है, उसको अलग रख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं कि स्पोकन में साउंड जो होता है इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो आवाज़ हमारी होती है वो क्या होता है, वो माध्यम होता है किस चीज़ का, संचार का। एंड साउंड क्या है, तो ए यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ये भी क्या है, भाषा की एक इकाई है। क्योंकि जब कुछ बोलते हैं तो आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनिकेट करते हैं इसका मतलब क्या है, वो लैंग्वेज का क्या है, एक पार्ट है। अब यदि मैं बात करूं रिटर्न की, इसको आपने लिख लिया तो मैं नीचे ही रिटर्न लिख देता हूं। इन रिटर्न, यहाँ पे देखिए अब हम करते क्या है कि समझना है पहले, हम रिटर्न में करते क्या है, हम जो बोलते हैं उसी को एक सिंबॉलिकल रूप देते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ क, तो जो भी लोग हैं सामने उसको दिखता होगा, अच्छा क का मतलब ये वाला ऐसे, ए तो अच्छा ये ऐसे, गाय तो दिखता होगा कि अच्छा ये चीज़ है ऐसे ऐसे, मतलब ये इस तरह का वो। तो रिटर्न में जो चीज़ें वॉइस के रूप में है, जो आवाज़ के रूप में है, उसको एक सिंबल देते हैं कि किसको कैसे पहचाना जाए। तो रिटर्न में कुछ और नहीं होता है। रिटर्न में, इन रिटर्न साउंड इज द ट्रांसफॉर्म्ड, साउंड इज ट्रांसफॉर्म्ड, साउंड इज ट्रांसफॉर्म्ड। क्या किया जाता है, साउंड को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदला जाता है किस चीज में, इनटू सिंबल्स, सिंपल सा एकदम, इनटू सिंबल्स। क्या करते हैं, साउंड को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किस चीज में, सिंबल में, किसी चिन्ह में बदल देते हैं। सो symbols are basic unit of written लैंग्वेज। यहां बात करेंगे रिटन लैंग्वेज की, तो साउंड को क्या करते हैं हम, साउंड को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किस रूप में, सिंबल के रूप में। और जब सिंबल होता है तो सिंबल क्या बोल सकते हैं कि सिंबल क्या हो गया, रिटन लैंग्वेज का एक बेसिक यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है। मतलब कि अगर कुछ लिखना है आपको तो कुछ ना कुछ सिंबल के बिना आप लिख नहीं सकते हैं। बेसिक यूनिट का मतलब ये हुआ। तो बेसिक यूनिट का मतलब हुआ कि इसके बिना इसका काम चलने वाला नहीं है। तो अगर साउंड की बात करें स्पोकन में, तो स्पोकन में क्या है, साउंड जो है मेन चीज है, और इसी साउंड को जब हम लिख देते हैं सिंबॉलिक एस्पेक्ट देकर तो क्या हो जाता है, वो रिटन हो जाता है। तो भाषाई तौर पे स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज में मेनली अंतर क्या है कि ये सिंबल से फ्री है और ये इसमें सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स हो आते हैं, ये जो रिटन लैंग्वेज में जो सिंबल्स देते हैं वो सिंबल्स होते आखिर क्या है, ये सिंबल्स क्या होते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये लिखा, ये सिंबल है, या ये सिंबल है, या ये सिंबल है, या ये सिंबल है, तो आखिर ये है क्या। तो शायद आप सबको पता होगा ये लेटर है, इसको लेटर ही बोलते हैं, लेटर या अक्षर। तो अगर इसको आपने उतार लिया हो तो उतार लेंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं।
जो शुरुआत करेंगे उनके लिए ये हो सकते हैं आसान, हो कुछ, और जिनको पता है वो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसको आप देख के अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करें। जो जिनको नहीं पता है, सॉरी, जिनको नहीं पता है वो इन चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो कभी अगर नहीं बताऊंगा तो फिर लगेगा कि आपने तो बताया नहीं और किसी ने पूछ दिया मुझसे, पता नहीं था। तो अगर सिंबल की बात करें तो अगर साउंड्स के साउंड को अगर लिखता हूँ, जैसे अगर बात करूँ तो सिंबल्स फॉर साउंड्स अगर इसको लिख देता हूँ ऐसा तो कोई गलती नहीं होगी। क्या है ये? तो लेटर क्या होता है? तो साउंड्स के लिए जो सिंबल्स आता है ना वही लेटर होता है। ठीक है, जैसे मैं न बोलता हूँ तो पता चलता है ना कि न कैसे आप लिखते हैं, इसीलिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज अ symbolical aspect of sound. It is a symbolical aspect of sound. उसके बाद दिया हुआ and it is also basic unit of word. And it is also a basic unit of word. मतलब कि पहले तो साउंड को अगर सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा? लेटर होगा। दूसरा चीज बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड, अगर वर्ड कोई लिखते हैं तो वर्ड में लेटर का होना आवश्यक है। विदाउट लेटर क्या होगा? कोई वर्ड नहीं बन सकता। इसीलिए क्या है ये सिंपल सा। जैसे इसमें क्या हो सकता है, आप ए लिख सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए जो लिखना है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल स्मॉल डी, ये चलता है, ई लिख दिए, एफ लिख दिए, ये सब चीज़, ये वर्ड्स के एग्जाम, ये लेटर्स के एग्जाम्पल है। एक चीज़ और मैं यहाँ देना चाहूँगा कि अगर लेटर्स को भी मैं बांटता हूँ तो दो पार्ट में, बेसिकली दो पार्ट होता है, एक वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, और तीसरा जब दोनों को सम्मिलित करके बोल सकते हैं हम सेमी वोवेल्स भी होते हैं कुछ कुछ। और बच्चों को इसमें थोड़ा सा धमकाया जाता है। सेमी वोवेल पता है कितना? बताओ तो, बताओ जल्दी, ऐसे करके। तो है एस्पेक्ट है ये वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल। सिंपल सा चीज़ है। एक बात समझता हूँ कि जब नाम ही सेमी है, और सेमी का मतलब क्या होता है? अर्ध। जैसे आप पढ़ते हैं ना सेमी कंडक्टर, तो अर्धचालक, शायद यही नहीं होता हो। तो वो सेमी वोवेल मतलब क्या हो? थोड़ा सा वोवेल जैसा आधा, और जब आधा वोवेल तो आधा क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। तो ये आसान है, इसको मैं मिटाता हूँ। आपको भी लग रहा होगा ना कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन बताना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से परेशानी मोल लेना नहीं चाहता हूँ। तो वॉवेल्स की अगर बात करें तो क्या कर सकते हैं आप? स्वर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्वर क्या होगा? उच्चारण अनुसार पढ़ते हैं तो लेटर दैट इज प्रोनाउंस्ड विदाउट, जब आप पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना कि कहीं रुकता नहीं है, ऐसे ही विदाउट टचिंग योर लिप्स, टीथ, टंग एंड, और क्या होगा? दांत, मुंह, मुंह सॉरी नहीं, लिप्स, ओठ, और ये जीभ, एंड एक चीज और होगा
अपर वोकल ट्रैक, जो तालु होता है ना वो अंदर का ऊपर, वो तो वैसे लेटर लेटर दैट इज प्रोनाउंस्ड, जिसका उच्चारण किया जाता है विदाउट टचिंग, ये ध्यान देना है, बिना छुए हुए, जिसमें टच नहीं करे, क्या नहीं टच करे, तो आपके लिप्स टच नहीं करे इसको बोलने में, आपके दांत, आपके जीभ, और अपर वोकल ट्रैक, और ऊपर का जो स्थान है आपके मुंह के अंदर वोकल ट्रैक, वो टच नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, उसको कौन सा बोलेंगे, वॉवेल बोलेंगे। जैसे कि इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, ए, It's 3:30 a.m. सॉरी अलार्म बज गया था, क्योंकि अभी 3:30 लगभग बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए सॉरी इंटरप्शन के लिए। ए होगा, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। इसके लिए चाहे तो एक और गूगल वगैरह पे भी मिल जाएगा, ये लिखा हुआ एक डिफिनेशन है, वो मैं लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, आसानी होगी। थोड़ा सा वर्ड स्टैंडर्ड यूज किया गया। ए वॉवेल इज सिलैबिक स्पीच, syllabic speech sound pronounced उसके बाद लिखा हुआ है विदाउट एनी एस्टिक्चर, विदाउट एनी स्ट्रक्चर in the vocal tract, in the vocal tract, समझना है। ए वॉवेल, एक वॉवेल कौन होता है, तो होता है ए सिलैबिक स्पीच साउंड से। ये देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, सिलैबिक मतलब सिलेबल जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक जब आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, सिलेबल का मतलब होता है कि जब उच्चारण करते हैं तो आप वर्ड को आप कितने पार्ट में तोड़ते हैं। तो सिलैबिक स्पीच साउंड मतलब जब किसी चीज को आप बोलते हैं तो जो वो जो ब्रेक होता है, तो उसमें जब ब्रेक करते किसी का उच्चारण करते हैं, तो जब उच्चारण होता है तो उसमें क्या हो, विदाउट एनी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब बाधा होता है इन द वोकल ट्रैक। जो पूरा वोकल ट्रैक का मतलब होता है यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा अंदर तक, तो वो जो होता है उसके लिए अगर उसमें बिना कुछ टच किए अगर किसी का उच्चारण होता है तो क्या कहलाता है, वो वॉवेल कहलाएगा। ठीक है, सिलैबिक हमें इंपॉर्टेंट था। सिलैबिक मतलब कि जब आप उच्चारण किसी चीज का करते हैं तो आप उस चीज को कितने पार्ट में ब्रेक करते हैं, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो वॉवेल मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि वॉवेल होता आखिर क्या है, और ये इंग्लिश है, शब्द सब जगह काम देने वाला है। ये तो वॉवेल में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो लेटर की बात कर रहे थे, ये ध्यान रखिएगा, वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। हाँ, मैंने शुरू दिन ही बताया था कि वॉवेल लेटर कॉन्सोनेंट लेटर के बाद साउंड्स भी देखने होते हैं। मैं यहाँ साउंड्स नहीं बताऊंगा क्योंकि वो प्रोजेक्टर के लिए रहता है, वो यहाँ से उसको ऐसे पढ़ते हैं, वो लिखने में बहुत टाइम जाएगा, वो मैं यहाँ नहीं करूँगा। वो कोई भी डिक्शनरी अगर आपके पास हो, डिक्शनरी के शुरू में आप देखिएगा तो फोनेटिक्स का एक चैप्टर होता है, वो हम लोग को एमए में पढ़ना था, फोनेटिक्स 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर में। तो वहाँ पे फोनेटिक्स में बताया जाता था कि इस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, उसको उसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखना होता था। तब मुझे पता चला कि कुछ होता है, ऐसा भी चीज़ है, क्योंकि आज के लोग जानते हैं या कुछ लोग जानते भी नहीं हैं, और इसका काम मेरे स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। तो मैंने जब पढ़ाना शुरुआत किया था तो चीज़ों को जान गया था पहले कि सही तरीके से कि है क्या, तो प्रॉब्लम नहीं होते हैं उस तरह से। अब जैसे हम अगर कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे हम वॉवेल वाले में, वॉवेल वाले का that is pronounced with the help of क्या, तो lips
टीथ, टंग एंड अपर वोकल ट्रैक। मतलब सीधा है कि वॉवेल में ये सब जो पार्ट्स थे बॉडी के वो वोकल ट्रैक के वो टच नहीं करते थे। कॉन्सोनेंट में ये चीज़ें होती है, ऐसे एग्जिस्ट करती है, वो टच होती है। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। उसमें क्या है, तो एबीसीडी पूरा अगर 26 वर्ड लेटर्स को हम जाने तो उसमें AEIOU इसको काटने के बाद जो अल्फाबेट में 21 लेटर बचते हैं, तो लेटर्स वो सब के सब क्या होते हैं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब बात रही सेमी वॉवेल की, सेमी वॉवेल की, तो सेमी वॉवेल का मतलब क्या हुआ, सेमी वॉवेल का सीधा सा मतलब है कि वह जो क्या हो, लेटर दैट इज both vowel and consonant according to their place। मतलब कि वैसे लेटर जो कि क्या हो, वैसे लेटर जो कि क्या हो, जो वॉवेल भी हो और कॉन्सोनेंट भी हो। कैसे, अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस, वो कहाँ है इस पे डिपेंड करता है। अभी ये भी डिपेंड कर सकता है या इट्स प्लेस या प्रोनाउंसिएशन, उसके प्रोनाउंसिएशन पे कि कौन सा वर्ड का लेटर कहाँ पे है। अगर लेटर कहीं जैसे कि हम पढ़ते हैं तो इसमें जो सेमी वोवेल की पढ़ते हैं, सेमी वोवेल में दो आते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे डब्ल्यू एंड बाई, एक डब्ल्यू और दूसरा बाई, ठीक है। अब जब डब्ल्यू बाई की बात करते हैं तो आगे मैं पढ़ता हूँ, इसको काटूंगा और एक बात बताऊंगा कि सेमी वोवेल कब कौन बनेगा। इसके बाद अब यहाँ पे एक बात करनी है, एक बातचीत समझना है कि डब्लू और इधर बाई, यहाँ पे मैं चाहूँ तो वॉवेल लिखूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, वॉवेल या कॉन्सोनेंट में से कोई भी, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट। यहाँ पर भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल में अगर डब्ल्यू की बात की जाए, अगर वॉवेल है तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो विंडो, और विंडो में ये डब्ल्यू जो है वो वॉवेल है, जबकि इसी वर्ड में जो विंडो में ये वर्ड है डब्ल्यू फर्स्ट वाला, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। टुमारो में डब्ल्यू क्या है, वॉवेल है, और वीक और वीक दोनों में क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे जब वॉवेल की बाई में बात करें तो यहाँ पे मैं ध्यान दूंगा, तो यहाँ ड्राई करें हम, ड्राई, फ्राई, क्राई, इसको ट्राई कर देते हैं, ड्राई, ट्राई, क्राई, तो यहाँ वॉवेल है, और यहाँ पे येलो, यस्टरडे, एस। तो यहाँ पे उच्चारण के अनुसार क्या हुआ, यहाँ पे वॉवेल डब्ल्यू था और यहाँ पे कॉन्सोनेंट थे। वॉवेल कैसे थे, तो विंडो में डब्ल्यू लास्ट वाला और टुमारो में डब्ल्यू लास्ट वाला, जबकि कॉन्सोनेंट में विंडो में डब्ल्यू फर्स्ट वाला और वीक में यहाँ दोनों वीक, एक कमजोर है एक सप्ताह। वाई में जो बात करूँ तो वाद में चलो वाई है, ये वाई क्या है, ये वॉवेल है, जबकि यहाँ कॉन्सोनेंट में येलो, स्टोर्डे और यस, ये है, और यहाँ पे वाई है। तो ये डब्ल्यू और वाई सेमी वॉवेल है। कैसे हैं, क्यों है, कब कहाँ पे वॉवेल होंगे, कब कॉन्सोनेंट होंगे, ये मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिया।
एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक चीज में आप लिख सकते हैं कि देर आर 26 लेटर्स इन कहाँ पे, तो इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, बट we have 44 sounds of किसका, तो 26 लेटर्स, इस 44 साउंड हैं, किसके हैं, तो 26 लेटर्स के, वेयर, जहां पे क्या है, जहां पे 20 साउंड्स, 4 वॉवेल्स, 20 जो लेटर्स हैं जो उच्चारण होंगे वो वॉवेल्स होंगे साउंड्स में, और 24 साउंड्स जो होंगे वो किसके लिए होंगे, वो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स के लिए। ये चीजें आसान है, और ये जब ऑक्सफोर्ड वगैरह आप पढ़ते हैं तो वहां पे दिया हुआ है, कौन सा वो एक आर्टिकल वाले चैप्टर में शायद दिया हुआ है कि यहाँ पे 26 लेटर्स है और ये 44 है। कोई भी डिक्शनरी मोटी देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, एक मेरा ऐसा प्रयास है, शायद मिल ही जाएगी, वो मैकमिलन की डिक्शनरी है मेरे पास, तो इसमें एक मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे है दिया हुआ, मिल जाए तो आसान है, शायद बीच में कहीं होगा, मैंने खोजा है और मैंने पढ़ा भी इसको है। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे मिलेगा, बीच में जो खाली स्थान थे वहीं पे मिलने वाले थे, लग रहा था। प्रैग्मेटिक्स वर्ड फॉर्मेशन रिलेट टू, इसमें एक मिनट, शायद नहीं मिलेंगे क्या इसमें, हाँ सॉरी, यहाँ सबसे अंतिम में ये दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा प्रोनाउंसिएशन गाइड, तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं और ये वॉवेल्स हैं, आप इसे देख सकते हैं, इतना ये दिया हुआ है, इस सिंबल्स है उसको कैसे पढ़ते वो दिया हुआ है, वो ऑक्सफोर्ड में से ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे कम डिटेल है, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया हो तो मैं इसे मिटाऊँ, जो भी चीज़ें हैं उसको नोट डाउन करते जाइए, वो आपके ही काम की है। जब हम लेटर्स पढ़ लिए तो लेटर्स के बाद एक चीज़ आती है हमारे पास, वो एक, मैं इसको वर्ड एक साथ लिखूं, वर्ड एंड मॉर्फिम साथ साथ लिख सकता हूं मैं, ये वर्ड तो मुझे बचपन से पता था, ये झूठ नहीं, एक सच बात है, और सच क्या हो सकता है कि बहुत लोगों को ये वर्ड पहली बार सुनाई दिया होगा, मॉर्फिम्स, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं एक्चुअली, क्योंकि वर्ड तो सबको पता होता है नॉर्मली, लेकिन जब मॉर्फिम्स की बात आती है तो लोगों को हाथ पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि जनरल जो टेंडेंसी है ना, वो यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ाया नहीं जाता है, और लोग जानते भी हैं तो अधूरा ज्ञान लोगों का रहता है इस क्षेत्र में। हाँ, तो पहले मैं एक काम करूँ, वर्ड को डिफाइन कर दूँ, शब्द क्या होता है। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे, मैं इस किताब को इधर रख देता हूँ, एक मिनट, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ड क्या है तो आप क्या बताएंगे। एक सिंपल सा मान लो कि मैं एक एग्जांपल वर्ड ही लिखता हूँ, वर्ड ही लिख दिया, ये वर्ड है ना, ये भी एक अपने आप में वर्ड, तो क्या होता है, तो बोलो, सिंपल सा दिखेगा, अगर इसको काटूं, इसको काटूं, इसको काटूं, अगर सबको काट दूं तो क्या हुआ, ये 4 लेटर्स हो गए। इसका मतलब सिंपल सा क्या आता है कि
लेटर्स को मिलाने में क्या बनता है, क्या बनता है लेटर्स को मिलाने पर ये वर्ड्स बनते हैं। यहाँ तक तो बात सही लगा कि हाँ भाई लेटर को मिलाया तो वर्ड बना। एक चीज और अब लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है कि डब्लू लिखा, उसके बाद ओ लिखा, उसके बाद आर लिखा, उसके बाद डी लिखा, तब ये बना। इसका मतलब है कि अगर आप चाहें कि डब्लू आर डी ओ या डब्लू ओ डी आर या डब्लू आर ओ डी या डी ओ डब्लू आर डी डब्लू आर ओ डी आर ओ डब्लू डी आर ओ डब्लू, तो ये सब जो मीनिंग है, यहाँ तक जो मीनिंग है, अगर इसको भी लिखो डी आर ओ डब्ल्यू भी, तो डी आर ए डब्ल्यू ड्रॉ होता है। ये सब वर्ड्स में अरेंजमेंट होने का मतलब ये नहीं सिर्फ सजा देना है, बल्कि ये भी देखना है कि अगर कोई है तो उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्योंकि वर्ड्स जो क्या होता है, अब समझ में आ गया होगा आपको कि वर्ड क्या होते हैं। वर्ड होते हैं लेटर्स के अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन कौन से अरेंजमेंट होते हैं, वैसे अरेंजमेंट होते हैं जिससे किसका कुछ मीनिंगफुल कुछ मिले हमको। तो लेटर्स का वैसा कॉम्बिनेशन जो हमको देता है कुछ मीनिंगफुल, कोई वर्ड दे उसको क्या बोलेंगे हम, वर्ड बोलेंगे। तो लिखते हैं, मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूं, मैं इसको लिखिएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैंग्वेज? What is the unit of language? And it is basic unit of sentence. मतलब कि यदि आपको वाक्य बनाना है तो ये वर्ड आएगा ही आएगा। बिना वर्ड के कैसे वाक्य बनेगा, वो तो जरूरी है ना। और ये क्या है, ये लैंग्वेज का एक यूनिट है। लैंग्वेज भाषा में वर्ड्स भी आते हैं, ये बेसिक वो एक नॉर्मल है। जब हम बात करते हैं तो अगर लिखना हो इसके बारे में तो लिख सकते हैं कि वर्ड इज अ combination of letters, but this combination should be in such a manner that it gives us a meaningful आइडिया, ये कह सकते हैं। मतलब कि वर्ड क्या होता है, तो वर्ड एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। किसका है, लेटर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एक चीज और मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे अगर चाहो तो ये भी लिख सकता हूँ कि वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, या वर्ड, देखो कहीं कहीं होता क्या है कि कहीं कहीं एक लेटर ही अपने आप में वर्ड बन जाता है। जैसे ए, ओ, आई, ये सब क्या अपने आप में एक वर्ड है, अपने आप में वर्ड भी और लेटर भी है। तो बेसिकली वर्ड क्या होता है, तो वर्ड होता है लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह होता है। लेकिन क्या चक्कर है, व्हाट दिस कॉम्बिनेशन शुड बी इन सच अ मैनर, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है ऐसा होना चाहिए कि इट गिव्स अस ए मीनिंगफुल आइडिया, कि हमको एक ऐसा विचार दे जो क्या हो, जिसका कुछ मतलब हो। वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। ठीक है, या इस तरह से रख सकते हैं कि कुछ मीनिंगफुल आइडिया, और इसको तुम चाहो तो पिक्चर लिख सकते हो। जैसे COW काऊ लिखते हैं तो दिमाग में क्या आता है, कान है, मुंह है, आंख है, 2 सींग लगा हुआ है, और वो गाय का फिगर, पेट पैर पूंछ सब दिख जाता है, वो हो सकता है यहाँ पे। एक चीज और मैं लिखाना चाहूंगा, अब चाहे तो लिख सकते हैं ए सिंगल लेटर कैन बी ए वर्ड। एक सिंगल लेटर भी क्या हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि ए, आई, ओ, ये सब चीज हो सकता है। सिंगल लेटर कैन बी ए वर्ड।
एक छोटा सा लेटर भी क्या हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है। ये सिंपल सा चीज़ है। नॉर्मल सा अगर इसका एग्जाम्पल खोजते हैं आप तो सीधे इसका एग्जाम्पल वर्ड है, एग्जाम्पल वर्ड ही लिख दो, वर्ड लिख दो, बुक लिख दो, राम लिख दो, सन लिख दो, फिर आप मूल भी लिख सकते हैं, अर्थ लिख दो। ये सब के सब क्या है, वर्ड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसे उतार लिया हो तो पॉज करके उतार लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। वर्ड की जहाँ तक बात थी, हम लोगों ने वर्ड की बात कर ली। वर्ड के बाद यदि कुछ सीखना होगा तो मॉर्फिम है, और जो कि अपने आप में थोड़ा सा अच्छा भी है और थोड़ा सा पेचीदा भी है। पेचीदा उस पे में कि आपने अगर कभी नहीं पढ़ा तो परेशानी होगी, और आसान इसलिए क्योंकि आसानी है ये। अगर मॉर्फिम की बात करें तो उसका डिफिनेशन है गूगल विकिपीडिया पे दिया हुआ है, मैंने भी वहीं से उठाया है। मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of the language but it is not identical to an identical to word। बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखा है इसने, word sometime word stands alone। बहुत अच्छी बात है, stands फीचर भी है उसका, alone but not morpheme। इसको समझिए पहले, अच्छा है, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात लिख दी। मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अभी तुरंत मैंने पढ़ा था वर्ड में कि वर्ड का सेम ड्रामा है, ये भी क्या होता है, लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। लेकिन चक्कर क्या, वर्ड इट इज नॉट एन आइडेंटिकल टू वर्ड, लेकिन ये वर्ड के जैसा होता नहीं है। आखिर क्या होता है फिर, तो समटाइम्स वर्ड स्टैंड्स अलोन। क्यों नहीं होता है वर्ड के जैसा, क्योंकि वर्ड को तुम अकेले कैट को कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैट है, बुक है, वो कहीं भी रख सकते हैं। तो समटाइम वर्ड स्टैंड्स अलोन, ये चुपचाप कहीं पड़ा रहेगा, छड़ी है, गाड़ी है, घोड़ा है, कहीं भी, बट नॉट मॉर्फिम। लेकिन मॉर्फिम अगर अकेले बात आने की हो जाए तो मॉर्फिम अकेले नहीं आता है। मॉर्फिम जब भी आएगा तो क्या आएगा, किसी न किसी के साथ आएगा, किसी न किसी के साथ आएगा। एक चीज और मैं ध्यान से यहां पे लिखना चाहूंगा, all the words are more and less a morpheme। morpheme but all morpheme are not a word। देखो अच्छी बात है, लिखा हुआ बता रहा है कि ऑल द वर्ड्स आर लेस और मोर ए मॉर्फिम। कोई भी शब्द है जो भी हम पढ़ते हैं, उस शब्द में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं मॉर्फिम होता है। क्यों मॉर्फिम होता है, क्योंकि वो सब पार्ट से मिलकर बना होता है, और जब वो पार्ट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉर्फिम हो जाएगा। लेकिन सभी मॉर्फिम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वर्ड नहीं हो सकते हैं। हर एक वर्ड मॉर्फिम होता है, लेकिन हर एक मॉर्फिम वर्ड नहीं होता है। हर एक वर्ड मॉर्फिम होता है, लेकिन हर एक मॉर्फिम वर्ड नहीं होता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसको मैं मिटाता हूँ। एक बहुत बड़ी चीज आज मैं बता के यहाँ से जाऊंगा, जो कि आपको जब तक अंग्रेजी आप पढ़ते हैं तब तक काम देने वाला है। तब तक बोला ना, तब तक काम देगा, जब तक आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, सीखते हैं। और आप लोगों को भी बताइए कि नहीं, ऐसे पढ़ो, इस चीज़ को ऐसे पढ़ो। और अगर आप वो कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि आपको मैं समझा पाऊँ। मॉर्फिम्स में जब बात, अब बेसिक मॉर्फिम की बात अभी हम करते हैं, वर्ड वहाँ छोड़ते हैं। लिखा हुआ है व्हेन ए मॉर्फिम स्टैंड्स बाय इट सेल्फ।
stands by itself, it is considered as a root. It is considered as a रूट. इसको मैं बताऊंगा, एक लाइन अभी और है उसको मैं लिख लेता हूं. बिकॉज इट हैज इट्स ओन मीनिंग. रूट क्यों? बिकॉज इट हैज इट्स ओन मीनिंग. जैसे कि एक बात मैं आप समझता हूँ, व्हेन ए मॉर्फिम स्टार्ट्स बाय इटसेल्फ, मतलब कि किसी मॉर्फिम को आप अकेला छोड़ दें तो क्या होगा? इट इज कंसिडर्ड एज रूट. वैसा जो कि अकेला खड़ा हो सकता है, जो कि अकेला खड़ा हो सकता है, स्टैंड बाय इटसेल्फ, खुद जिसका जन्म हुआ हो. मतलब कि जैसे कि हम क्या करते हैं, लिखते हैं इम्प्रूव, उसमें मिंट लगता है बाद में, तो इम्प्रूव अपने आप में क्या है? एक रूट वर्ड हो गया. ऑनेस्टी लिखते हैं तो ऑनेस्टी में ऑनेस्ट क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया. क्यों? क्योंकि वो अपने आप पे खड़ा है, उसमें कुछ उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है. जैसे कि आप एप्पल बोलते हैं, एप्पल नहीं होगा, ये सॉरी साइन बोलते हैं, SIGN. तो साइन अपने आप में क्या है? रूट वर्ड है, क्योंकि साइन के बाद ही सिग्नेचर बनता है. साइन के बाद जैसे एक्ट हो गया, एक्ट क्या है? रूट वर्ड है. और एक्टर तो उसमें OR ER लगाते हैं तो वो बदल जाता है वर्ड. बिकॉज इट हैज इट्स ओन मीनिंग. तो मतलब कि जो यह है इसका अपना मीनिंग होता है. किसका? इस रूट वर्ड का क्या होता है? इसका अपना मीनिंग होता है रूट वर्ड का. आगे देखते हैं. व्हाट व्हेन इट डिपेंड्स ऑन अनदर मॉर्फिम. मॉर्फिम to express an idea. To express an idea मतलब क्या? जब ये जो मॉर्फिम है वो डिपेंड होता है किस पे? अनदर मॉर्फिम पे, दूसरे मॉर्फिम पे. क्या करने के लिए? एक विचार बताने के लिए, एक आइडिया बताने के लिए. तो क्या होगा? इट इज कॉल्ड एफिक्स. क्या होता है ये क्या होता है? ये होता है एफिक्स. ये चीज देखना है क्या होता है. तो एफिक्स, AFFIX, एफिक्स. तो यहाँ पे रूट था, जिसका अपना मीनिंग हो वो रूट हुआ मॉर्फिम, और जिसका अपना मीनिंग नहीं हो, किसी पे डिपेंडेंट है, तो क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ डिपेंड्स अपॉन, तो क्या होगा? डिपेंड किसी पे है तो वो बन जाएंगे एफिक्स. बिकॉज इट हैज अ ग्रामेटिकल फंक्शन. एफिक्स हो गया. वो चलिए एफिक्स हो गया. यहाँ पे एफिक्स पता है हमें रूट पता है. जब एफिक्स और रूट पता है तो इसके बाद हम पढ़ते हैं. एक चीज और, एक लाइन और चाहो तो लिख सकता हूँ. एवरी वर्ड इज मेड अप ऑफ, किस चीज से बना हुआ है? हर एक वर्ड मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन मॉर्फिम. मतलब कि हर एक जो वर्ड होता है वो क्या है? वो बना होता है किसी से? एक या एक से अधिक मॉर्फिम से. कि जो एक वर्ड उसका बना होता है वो रूट वर्ड हो जाते हैं और बाकी एफिक्स के साथ जुड़ के बनते हैं. जैसे कि आपको अगर इसका एग्जांपल दिया जाए तो मैंने जो बताया था उन वर्ड्स को ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में आएगी. यहाँ पे एक चीज़ मैं चाहूँगा बताना.
हाँ, यदि एफिक्स की बात करूँ मैं, तो एफिक्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया लगभग। इसके बाद एफिक्स अगर है तो एफिक्स को दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। सफिक्स को बोलते हैं हम लोग पोस्टफिक्स भी बोलते हैं, सफिक्स को हम पोस्टफिक्स भी बोलते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स, इसको पोस्टफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स में क्या होता है? प्रीफिक्स में आप नॉर्मली जान लीजिए कि प्रीफिक्स का मतलब होता है कि एक प्रकार का है जो क्या मॉर्फिम है, जो कहाँ लगता है, किसी वर्ड के या किसी मॉर्फिम के पहले यूज होता है, वो हो गया प्रीफिक्स। और सफिक्स जो इसके बाद यूज होता है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ सॉरी, सकती हूँ नहीं। प्रीफिक्स इज अ काइंड ऑफ morpheme that comes before a morpheme and add something new in the meaning of the morpheme। मतलब कि प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स एक प्रकार का मॉर्फिम है, और ऐसा प्रकार का मॉर्फिम है जो आता है बिफोर ए मॉर्फिम, किसी मॉर्फिम के पहले आएगा और आने के बाद कुछ नया जोड़ेगा उसमें, क्या, उसके मीनिंग में। जैसे कि अगर आप प्रीफिक्स का एग्जांपल लें तो ऑनेस्ट बोलते हैं ना हम लोग, ऑनेस्ट में यहाँ पे डिस लगा दिया मैंने, तो क्या हो गया, ये डिसऑनेस्ट हो गया। अगर बोलूँ लोयल बोलूँ तो लोयल के साथ डिसलोयल भी होता है। अगर मिस के साथ लिखूं तो मिस के साथ क्या होता है, कंडक्ट होता है। तो ये सब वर्ड्स क्या है, वो सब वर्ड्स जो है, ये डिस ये मिस, ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। जबकि सफिक्स में क्या होता है, सफिक्स में इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सफिक्स इज अ काइंड ऑफ morpheme that comes before a morpheme। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, बिफोर नहीं होगा। जब सफिक्स की बात करें तो क्या होगा, comes after a morpheme and add something new in the meaning of the morpheme। सिंपल सा मतलब है कि सफिक्स वैसे अफिक्स का पार्ट है, जहाँ सफिक्स का मतलब सीधा होता है, वैसा मॉर्फिम जो क्या करता है, जो किसी मॉर्फिम के बाद ऐड होता है, उसका कुछ मतलब निकलता है। जैसे कि देखिए, बढ़ जाता है मीनिंग में। ऑनेस्ट में भाई लगे ऑनेस्टी, काइंड में नेस लगाइए काइंडनेस, ब्यूटीफुल में लगाइए यल भाई ब्यूटीफुल्ली हो जाएगा। उसके बाद हैंग में यर लगाइए हैंगर हो गया। फिर अगर आप चाहें तो हैप्पी के साथ नेस लगाइए हैप्पीनेस हो गया। तो इसमें जो वर्ड नेस है, यल वाई है, ई आर है, फिर नेस है, फिर ये बाई है, ये सब क्या है, ये सब के सब सफिक्स हैं। सफिक्स मतलब एफिक्स है, वो सफिक्स और प्रीफिक्स बोल सकते हैं, एफिक्स है वो। तो यहाँ तक मैं चाहता हूँ, अच्छा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँ, एफिक्स तक बता दिया। अगले क्लास में मैं जब आऊँगा तो प्रीफिक्स और सफिक्स के कुछ कुछ स्पेशल प्रीफिक्स और स्पेशल सफिक्स से बनने वाले वर्ड, उसके क्या मीनिंग में चेंजेस होते हैं, कौन नाउन बनेगा या कौन वर्ब रहेगा, नाउन बनता है, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, वो मैं बताऊँगा। तो कल के लिए सबको प्रणाम, नमस्कार।